हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली आपको बिहार करंट अफेयर्स देखने मिल जाता है। 6 अखबारों का निचोड़, आपका एक भी करंट बिहार का नहीं छूटेगा इसमें। और मैं दोस्तों 6 अखबारों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताता हूं, जिसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका एक भी करंट अफेयर्स डेली का नहीं छूटेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चैनल यूट्यूब का ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जेन्युइन सोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, मिथिला की आदिम सभ्यता पर किसके द्वारा मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड टू पुस्तक लिखा गया है? तो दोस्तों ये विवेकानंद झा है। दोस्तों आप जानते हैं कि मिथिला की सभ्यता बिहार की सबसे बड़ी सभ्यता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि मिथिला मिथिला की भाषा जो है, मिथिला जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल भी है। तो इस पुस्तक को दोस्तों विवेकानंद झा ने लिखा है। मिथिला की आदिम सभ्यता पर विवेकानंद झा द्वारा मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड टू पुस्तक लिखा गया है। उनकी पुस्तक हाल ही में लुमिनस बुक्स इंडिया द्वारा, जो वाराणसी की पब्लिकेशन है, उसके द्वारा प्रकाशित की गई है। 22 मार्च 2024 बिहार दिवस के अवसर पर विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक हाँ मैं बिहार हूं का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मिथिलाक्षर मिथिला जो भाषा है दोस्तों, मैथिली भाषा, वो मिथिलाक्षर लिपि अथवा तिरहुता का प्रयोग लोग भारत के उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की मैथिली भाषा को लिखने के लिए करते हैं। इसे मैथिली लिपि, वैदेही लिपि और तिरहुता भी कहा जाता है। मैथिली भाषा की प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये बिस्फी के रहने वाले हैं। मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में एक मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैथिली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। मधुबनी चित्रकला, जिसमें मिथिला चित्रकला भी, जिसको मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। यह चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इस कला का आरंभ 1960 में मधुबनी जिले की एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया। दिसंबर 2021 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। बिहार में हर साल लगभग 10,000 टन मखाना का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% है। तो दोस्तों मिथिलांचल से संबंधित मैंने सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए मिथिला की आदिम सभ्यता पर किसके द्वारा, तो विवेकानंद झा ने आधुनिक दिग्गज खंड टू पुस्तक लिखा है, मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड टू। और दोस्तों इन्होंने एक और पुस्तक हाँ मैं बिहार हूं को भी लिखा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दवा वितरण के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, दवा वितरण के मामले में जो बिहार टीकाकरण और दवा वितरण के मामले में 4 महीने से लगातार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दवा वितरण के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। सितंबर 2024 से नवंबर 2024 तक लगातार 4 महीने से दवा वितरण में बिहार प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों बिहार में आप जानते हैं नया एम्स भी बनाया जा रहा है। दोस्तों दूसरा एम्स कहां पर बन रहा है? तो आपको दूसरा एम्स बन रहा है आपको दोस्तों दरभंगा के शोभन बाईपास में। केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है, उसको बनाया जा रहा है। पहला एम्स आप जानते ही है कहां पे है दोस्तों? पटना में पहला एम्स है। ठीक है, अभी राज्य में 611 तरह की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। मशरूम लेडी के नाम से मशहूर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बिहार की किस महिला को 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है? तो दोस्तों ये बीना देवी हैं। मुंगेर की रहने वाली मशरूम लेडी के नाम से मशहूर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बिहार की बीना देवी को 26 जनवरी को राष्ट्रीय भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है।
बीना देवी को 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण एवं उल्लेखनीय सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया था। बीना देवी किसानों को मशरूम उत्पादन के साथ साथ जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। तो दोस्तों, बिहार की आन बान शान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, इसके साथ साथ दोस्तों ये मशरूम लेडी के नाम से मशहूर है बीना देवी। ये महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है बीना देवी। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? तो दोस्तों, बिहार की ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। दिल्ली में हुई प्रतियोगिता में कप्तान देवंती कुमारी के नेतृत्व में बिहार ने हिमाचल प्रदेश को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। बिहार की कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए 22 वर्षों के बाद खिताब अपने नाम किया है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में पहली बार बिहार महिला वर्ग की टीम फाइनल में पहुंची है। साथ ही फाइनल में हिमाचल को 45-25 से हराकर चैंपियन बनी। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन है। भारत के खेल मंत्री दोस्तों कौन है? अब मनसुख मंडाविया हैं। 8 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बिहार का 12वां मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी बिहार में प्रगति यात्राओं पर हैं और विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में जाकर नई नई योजनाओं का आगाज कर रहे हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो सारण जिले के छपरा में 655 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड बनाए गए हैं। साथ ही एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 120 सीटों को भरा जाएगा। प्रदेश में अब एमबीबीएस की कुल सीट बढ़कर 2985 सीट हो गई है। मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सारण में कुल 950 करोड़ योजनाओं की शिलान्यास किया है। सारण जिला, आप जानते हैं दोस्तों, एशिया का सुप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला यहीं आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। मुख्य फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार की वार्षिक भूजल रिपोर्ट 2024 में बिहार के भूजल में लगभग कितने लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, 2 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है। 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई जल जीवन हरियाली अभियान का जो है दोस्तों परिणाम दिखने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि बिहार का भूजल 2023 तक घट रहा था लगातार, लेकिन 2024 में दोस्तों इसमें वृद्धि हुई है। 2 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है। इसके कारण बिहार की भूजल 2 से 10 मीटर तक ऊपर आ गया है। भूजल रिचार्ज की मात्रा 2023 के 33.96 मिलियन क्यूबिक से बढ़कर 34.15 बिलियन क्यूबिक हो गया। तो ये दोस्तों एक राहत भरी खबर है। नहीं तो हमारा जल स्तर नीचे, अब देखिए दोस्तों, जल स्तर नीचे जाने से क्या होता है, आर्सेनिक जो है उसमें ज्यादा मिल जाते हैं, जिससे ऐसे जल स्तर नीचे जाएगा। पानी जो हम दोहन करते हैं पीने के लिए मोटर के माध्यम से, चाहे चापाकल के माध्यम से, तो दोस्तों एक स्तर पर जाकर आर्सेनिक मिलने लगता है और वही आर्सेनिक के कारण कैंसर, खुजली, दोस्तों बहुत सारे रोग होते हैं, त्वचा रोग होते हैं। तो ये हमारा जल स्तर अच्छा बना रहे, ये बहुत जरूरी है। बिहार के जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के किन 2 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, बिहार जो है औद्योगिक क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। बिहार में लगभग दोस्तों निवेशकों ने 50,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा भी की है। तो दोस्तों ये आईटी के क्षेत्र में, सीमेंट का क्षेत्र वारसलीगंज में, आप देखिए दोस्तों नवादा के वारसलीगंज में अडानी ने अपनी फैक्ट्री लगाई। मुजफ्फरपुर दोस्तों एक जो आप जानते ही हैं, एक बैग क्लस्टर और एक उद्योग हब के रूप में उभरा है। इस तरह दोस्तों बेगूसराय में आप देख रहे हैं कि बेगूसराय का बरौनी, जहां पर आप जानते हैं उर्वरक कारखाना भी है, आपको वहां पे बिजली प्लांट है, शोधक कारखाने हैं, तेल शोधक कारखाने हैं। तो ये हमारा एक औद्योगिक हब जो है बिहार सरकार बना रही है बिहार को। इसी कड़ी में दोस्तों वैशाली और सीतामढ़ी में जो है 1300 करोड़ रुपए के औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी मिली है। वैशाली जिले में 1200 एकड़ भूमि में 1000 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, जबकि सीतामढ़ी में 504 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार हैं। तो दोस्तों आशा है
कि बिहार सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बिहार उद्योग में भी प्रगति करे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि बिहार की अभी भी 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है और बिहार का दोस्तों जो है 20% जो है आपको सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20% है। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा की घोषणा पर्यटन विभाग ने की है? तो दोस्तों कैमूर में। कैमूर जिले में स्थित प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए जल्द ही रोपवे की सुविधा मिलेगी। इस धाम में रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में कैमूर जिले में ही सबसे अधिक वन है। कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर प्राप्त होता है। सोमेश्वर किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये डायरेक्ट एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया? तो दोस्तों 27 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2025 को 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमेरिका की डॉक्टर शर्मिला फोर्ड को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। पुरस्कार पाने वालों में त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, सार्वजनिक कैटेगरी में ब्रिटेन से बी उषा कुमारी पराशर राजनीति के क्षेत्र में, अमेरिका से डॉक्टर शर्मिला फोर्ड सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में शामिल हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को नौसेना को सौंप दिया? तो दोस्तों उसका नाम INS वाक्सीर है। मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 9 जनवरी को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर नौसेना को सौंप दी है। इसे INS वागसीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वागसीर उन्नत स्टील्थ फीचर जैसे कि ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनामिक डिजाइन से लैस है। यह टारपीडो और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। 6 पनडुब्बियों में कलवरी, खडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर शामिल है। दोस्तों भारतीय नौसेना प्रमुख जो है दिनेश त्रिपाठी हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना का प्रमुख दोस्तों AP सिंह है। तो नौसेना दोस्तों दिनेश त्रिपाठी हो गए, तो इसको ध्यान दीजिए। द हेनले पासपोर्ट की 2025 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों भारत के रैंकिंग में दोस्तों कमी आई है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत का पासपोर्ट का जो है विश्वसनीयता थोड़ा कम हुआ है। हेनली एंड पार्टनर्स ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों पर आधारित साल 2025 की रैंकिंग जारी की है। भारत का पासपोर्ट 2025 के द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर पहुंच गया है। वह पिछले साल 2023 में 80वें स्थान पर था। इसके रैंकिंग में 5 पायदान नीचे खिसका है। इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। यानी जिसका रैंकिंग जितना अच्छा उसकी मान्यता उतनी, यानी उसको अधिक से अधिक देशों में जो है पासपोर्ट धारक बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। तो भारत के पासपोर्ट के इंडेक्स में जो है कमी आई है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी स्थिति खराब हुई है पहले से। सिंगापुर ने लगातार दूसरे साल भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट धारक 195 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। इस सूची में जापान दूसरे स्थान पर है, जिसे पासपोर्ट धारक 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने 9 जनवरी 2025 को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया है। पीएम मोदी ने 9 जनवरी 2025 को उड़ीसा में भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। इस कार्यक्रम में 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उद्घाटन के मौके पर पीएम ने 3 सप्ताह के लिए चलने वाली प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जाएगा।
2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की थी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनाड एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थी। वो 9 जनवरी 2025 को वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित भी उन्होंने किया है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगट होंगे। किस राज्य ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2025 को पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर पाथ योजना लॉन्च की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा प्रेरक अभियान की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने टीटी नगर स्टेडियम में राज्य युवा उत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश में संभागवार 10 स्थानों पर पाथ सेंटर खोलने जा रहा है। भारत जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। किस देश के खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने 8 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। गप्टिल वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बैटर हैं। उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 237 रन की पारी खेली थी। गप्टिल ने T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 3531 रन बनाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष दोस्तों वी नारायणन बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2025 को स्पेस साइंटिस्ट वी नारायणन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया। नारायण को स्पेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी बनाया गया है। वे 14 जनवरी को इसरो चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायण का कार्यकाल 2 साल का होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के याद में हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की दोस्तों मृत्यु हो गई है। ये हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया है। यह निर्णय हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक के दौरान लिया गया है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू कश्मीर में उधमनगर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड द्वारा यह विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया। इसके प्रसारण 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। एक प्रसारण समय सुबह 5:55 से रात 10:05 तक होगा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 76वां जिला महाकुंभ मेला बनाया गया है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया? दोस्तों घाना के। दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रामानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका शपथ ग्रहण 7 जनवरी 2025 को अकरा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ।
एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो दोस्तों बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है और इसका 15वां संस्करण है। एरो इंडिया 2025 का इस वर्ष का थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों सिक्किम में। भारत सरकार ने सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 6 जनवरी 2025 को गुवाहाटी असम में किया है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य है। इसे 2016 में प्रमाणित किया गया था। सिक्किम सरकार ने अब जैविक मत्स्य पालन में भारत का पहला राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2020 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यह रहा 10 से